अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक कहेंगे एक्सप्रेसो के एक नए एपिसोड के साथ। मैं हूँ अरबला हसन। मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से आपके दिन का आगाज अच्छे से हुआ है। पहले जो शो के शुरू में बिल्कुल मेरे साथ होता था, आज वो अरबला हसन के साथ हुआ है और कुछ ऐसा हो रहा है। बस ये मौसम की तब्दीली है या पता नहीं क्या है, लेकिन कुछ है, ये गले वगैरह के मसाइल हैं। अब वो कुछ जो है ना, कुछ से मैं तो इसको ऐसे ही लूंगा कि मौसम की तब्दीली। अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं, उनके घरों में कोई मसला हो जाए या कोई बीमारी परेशानी हो जाए, कहते हैं हमारे घर पे तो किसी ने कोई अमल करा दिया। ये भी मुझे लगता है हमारे माशरे में ज्यादा पाया जाता है। अच्छा, ये हम मजाक फिर आपस में मजाक में कहते हैं, लेकिन वाकई गले की खराबी मौसम का ही असर है। आप पता नहीं क्या, शो से पहले बिल्कुल सब ठीक होता है, जैसे ऑनर आते हैं गले में प्रेशर होता है, वेरी नर्वस। प्रेशर के बाद ये सारी सूरत हाल हो जाती है। खैर जी, इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से। जुम्मा तो आपको अल्लाह ने विश किया आज के दिन, यानी कि जुम्मतुल मुबारक। दुरूद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने की बहुत फजीलत है। सिर्फ याद दहानी के लिए खुद को भी और आपको भी मैं बता देता हूँ कि अगर जब भी दिन में आज मौका मिले, वैसे भी पढ़ते रहना चाहिए, लेकिन आज के दिन बड़ा जरूरी है, तो इससे आपकी जिंदगी में जरूर बरकत रहेगी, रहमत रहेगी। अच्छा जी, और दो तीन बड़ी अहम खबरें हैं। सबसे पहले तो हम जड़ा वाला वाकई का ही जिक्र कर लेते हैं, जो इस वक्त भी ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड कर रहा है और करना भी चाहिए। बहुत सारे कहा जा रहा है कि मुल्जिमान इसमें गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन मेनली जो दो मरकजी मुल्जिमान हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और सीटीडी ने, जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है पंजाब का, उसने इन दोनों मुल्जिमान को पकड़ा और मरकजी मुल्जिमान की शिनाख्त भी हो गई। ऐसी भी खबरें, दोनों आपस में भाई हैं, एक सरकारी इदारे में मुलाजिम है, दूसरा प्राइवेट नौकरी करता है। दोनों वाक़े के बाद गुजरांवाला ये दोनों अफराद जो है मुल्जिमान फरार हो गए थे। मुल्जिमों ने अपनी मोबाइल सिम भी तोड़ दी थी। आईजी पंजाब उस्मान अनवर साहब ने कहा है अनवर साहब ने कहा है कि दोनों मरकजी मुल्जिमों से तफ्तीश भी की जा रही है और तमाम मुलव्वस मुल्जिमों को कानून के कटहरे में भी लाएंगे। केस में अब तक अगर हम बात करें 130 जो मुल्जिम हैं वो पकड़े जा चुके हैं, मुकदमात भी दर्ज हुए हैं। जबकि जड़ा वाला जो वाकया जिसकी हम बात करें, एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत किया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने 3 से 4 रोज में जो वहां पे लोगों का नुकसान हुआ है, इसका कहा है कि इमलाक को उसी हालत में बहाल किया जाएगा और उसको पूरा किया जाएगा। ऐसा भी वज़ीर जी बिल्कुल, अल्लाह करे जो जज्बाती नुकसान हुआ है ना लोगों का, वो भी पूरा हो। जिस तरीके से खवातीन ने, बच्चों ने खेतों में रातें गुजारी हैं और डर के खौफ से रातें गुजारी है, ये खौफ मुझे नहीं लगता उनके ज़हनों से जिंदगी भर जा सकेगा। कल चूंकि निगरान काबीना भी बन गई थी और निगरान वजीर दाखिला भी आ गए हैं सरफराज बुगटी साहब, तो उन्होंने कहा जी कि इस वाक़े की इंक्वायरी करेंगे और किसी सूरत भी जो मुल्जिमान है इन्हें छोड़ेंगे नहीं। दूसरी जानिब जो अनीत अहमद साहब हैं निगरान वजीर बराए मजहबी उमूर, उन्होंने इस वाक़े को अल्लाह ताला के अहकामात की खिलाफ वर्जी करार दिया है। और बैनुल मज़ाहिब हमांगी का जो इजलास था, इसके बाद बिशप नदीम कामरान ने कहा कि जड़ावाला में ये जो दिलखराश वाक़या हुआ है इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। कल हमने इस पे बात भी की थी। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इंसाफ हो और हर तरह की कंपनसेशन हमारे क्रिश्चियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को मिले। हम अपील भी करते हैं, बिल्कुल होनी चाहिए। और इसी हवाले से मॉर्निंग जो भी अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन चूंकि अभी आज की बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, बड़ी खबर, तो देखते हैं कि जो काबीना नई कैबिनेट बनी है उस हवाले से क्या अपडेट्स हैं, दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबर। आ गई वो खबर था जिसका इंतजार, जिसके लिए सब लोग थे बेकरार। बिल्कुल हम आपको बताते हैं जी कि क्या वो खबर है। वो खबर कैबिनेट के हवाले से है। एक जो असम्बलियां कबल वक्त तहलील हुई थी, ये कहानी हुई है, एक दफा दोहरा देना आपको याद हो। अब 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कल कह दिया कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जी अब हम नई हल्काबंदियां करेंगे, नई हल्काबंदियां दिसंबर तक होंगी। इसका मतलब ये है कि अप्रोक्सीमेटली कुछ 6-7 महीने तो इंतखाबात मादूम होते दिखाई देते हैं। तो अब नई मरदमशुमारी हुई है तो नई हल्काबंदियां भी होगी। जब नई हल्काबंदियां होंगी तो नए हल्के भी बनेंगे, कुछ कम हो जाएंगे, कुछ ज्यादा हो जाएंगे, तो उसके बाद इंतखाबात हो पाएंगे। इलेक्शन कमीशन अब ये कहता है कि 90 दिन में नहीं हो सकते, 14 दिसंबर तक हम इसको अपनी शक्ल देंगे और फिर उसके बाद जो भी होगा वो देखा जाएगा। इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। और दूसरी जानिब जो निगरान काबीना है जिसका हमने जिक्र किया, उसमें कुछ प्रोमिनेंट नाम हैं जिनका हम जिक्र कर रहे थे और कुछ नई शख्सियात भी उभर के सामने आ गई। खासतौर पे अगर वजीर खारजा की बात करें, जलील अब्बास जिलानी साहब के हवाले से मैं आपको बताया था, वजीर दाखिला सरफराज बुगटी के हवाले से आपको बताया था, देन वजीर खजाना शमशाद अख्तर उनको लगाया गया है। इसके अलावा वजीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अनवर अली हैदर साहब हैं इसमें।
जो निगरान हुकूमत है इसमें वजीर कानून का कलमदान अहमद इरफान असलम साहब के पास है, वजीर इत्तलात और इरशाद मुर्तजा सोलंकी साहब है, वजीर बराए इंसानी हुकूक खलील जॉर्ज साहब है जिनका ताल्लुक क्वेटा से है, कौमी वर्सा और सकाफत और जो इसके वफाकी वजीर है वो जमाल शाह साहब, मारूफ अदाकार और पेंटर, और इसके अलावा वजीर मवासलात का कलमदान शाहिद अशरफ तारड़ को सौंपा गया है, जबकि निगरान वफाकी काबीना में गौहर एजाज को, वजीर तिजारत और टेक्सटाइल नदीम जान को, कौमी सेहत उमर सैफ साहब को, डॉक्टर उमर सैफ साहब को IT और मोहम्मद अली को वजीर तवानाई और अनीक अहमद साहब को मजहबी उमूर का कलमदान दिया गया है। बिल्कुल, समी सईद को मनसूबाबंदी तरक्की और जो केले मदली सिंधी को वजारत तालीम, अमूर नौजवान और बैनुल मज़ाहिब कौमी हमांगी के निगरान वजीर होंगे, जबकि निगरान वफाकी काबीना में 3 मशीरों और 6 मुआवने खुसूसी को भी शामिल किया गया है। निगरान काबीना ने जी अपना कलमदान तो संभाल लिए, मगर सबसे ज्यादा चैलेंजेस निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर साहब को दरपेश होंगे, इसी पे भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले जी पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, इससे महंगाई की एक नई लहर आई है और जिसका खदशा भी जाहिर किया जा रहा था। इस हवाले से अवाम क्या कह रही है? हमारे जो एंकर पर्सन है सिकंदर भट्ट साहब, उन्होंने अवाम से कुछ बात की है। क्या बात की है? अवाम कितने परेशान है, आपको दिखाते हैं। तड़के अर्ज किया है, हुकूमत को जिद है जहाँ महंगाई बढ़ाने की, हमें भी जिद है वहीं अवाम के लिए आवाज उठाने की। खबर ये है, निगरान हुकूमत ने आते ही पेट्रोल महंगा करके अवाम को दश्ते महंगाई में झोंक दिया है। इस हवाले से ट्रांसपोर्टर और मुसाफिर क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। ये मेरा मासूम बच्चा बीमार है, इसका ऑपरेशन हुआ है। ये जिसने बोर्ड उठाया है, इसको मैंने पढ़ाना लिखाना चाहता था, कहाँ से पढ़ाऊं? इधर आटा नहीं पूरा होता, रोटी नहीं पूरी होती, किराए बिल नहीं पूरे होते, पढ़ाऊं कहाँ से? इसको काम पे लगा दिया, इतना ऑपरेशन हुआ है। जब हमने बचपन गुजारा ना तो खुशहाल मुल्क था ये, हर आदमी अपनी इज्जत की कमा के, कोई गरीब है, कोई तांगा चलाने वाला है, कोई रेहड़ी चलाने, खुशहाल तरीके से सोता था। अब क्या है, बेड़ा गर्क कर लिया इन्होंने पाकिस्तान का। आप बैठे खाए जा रहे हैं, एसीओ में बैठे हैं, बंगलों में बैठे हैं, बाहर के मुल्क में भी बंगले हैं, इधर भी बंगले हैं। हमारा क्या, हमारा किराया नहीं पूरा होता, बिल नहीं पूरा होता, या मासूम बच्चे को काम पे लगाया। भाई रोटी नहीं पूरी होती, चूल्हे नहीं तपदे गरीबां दे, बिल ज्यादा आंदे ने, किराया वध गया है, गुजारा की किराए ते रहने आ, गुजारा तो करना ही पैंदा, की करे बंदा, मरना ते है कोई नहीं। महंगाई दी वजह की है पाकिस्तान? वजह है जेडे बड़े बड़े ने अपने पेट भर लेंदे ने, गरीबां दा खून चूसदे ने। इस सिस्टम को कौन बदलेगा, किने बदलेगा? कौन बदलेगा? जे साडी मतलब असी आप सही होइए तो असी बाहर निकलिए तो सारा कुछ ही बदलिया जाएगा। लेकिन सानू लालच दे दे, जॉब मिल जाएगी, ये मिलेगा वो मिलेगा, मिलता कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े मगरमच्छ खा जाते हैं, गरीबां का भी हक खा रहे हैं। क्या आपने सामने सूरत हाल है, देख रहे हैं, इनको तो शर्म आ नहीं रही है कि बेचारे गरीब आवाम को उनकी क्या हालत होगी है। इस तेल की वजह से क्या क्या चीज नहीं बढ़ेगी, सभी चीजों में असर पड़ेगा। तो सिलेंडर सामने आपके पास है ही नहीं, गाड़ियाँ खाली जा रही हैं, ये सामने हालत है। मुझे लगता है कोई फौजी पे आने जाने सर जो फौजी वाले हैं गरीब आप देखेंगे कि फौजी की व्हाट्सएप भी होगी अफसोस के लिए। तो अच्छा, वो रशिया से तेल आने की हम स्टोरी सुन रहे हैं, आपकी मेहरबानी जो आगे वही काफी, अभी और ना हुआ है, मेहरबानी आपकी इतनी काफी है। ये रशियन पेट्रोल, ये रशियन पेट्रोल के बाद हुआ है, ये सस्ता तेल ले रहे थे, अगर और एक आ गया ना फिर आपका नहीं आ पाएगा। अच्छा सर, आप एक बड़े सीनियर और एक अच्छे लेवल पे ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं, आपको सारे मसले का हल किस चीज में नजर आता है? जब तक इंसाफ नहीं आ सकता, ये निजाम ठीक नहीं हो सकता, बैठे सभी जो चोर कटे हुए हैं खाने पीने के लिए, आवाम का किसी को सांस नहीं है। हमारे मुल्क में महंगाई की वेव ऐसे ही आती जाएगी। जी जो निगरान सेटअप चला रहे हैं ना, उनको सोचना चाहिए ना इस बारे में कि पीछे जो बैठे निगरान सेटअप चला रहे हैं। मैंने उनसे पूछा क्या ये निगरान हुकूमत का काम है कि वो आप इस चीज को फोकस करे, तो उनका कहना है कि नहीं, निगरान हुकूमत जिनकी निगरानी में चल रही है, ये उनका काम है कि आवाम की तरफ फोकस करें। सवारी की रेशो में कितनी कमी आई है? बहुत हद से ज्यादा कमी है। पहले हमारा गाड़ी का खर्चा टोटल 50,000 होता था, अभी 1,10,000 हो गया। ये कुछ ही महीनों में मजदूर की दिहाड़ी वही 1,000 और 800 रुपये। अगर मजे में तो सरकारी लोग हैं, गवर्नमेंट मजे में, ताकि आम चूस रहे हैं इसमें। महंगाई तो बहुत ज्यादा हो गई है। अगर वाकई ग्रोसरी की बात करें, किचन की चीजों की, तो बहुत चीजें महंगी हो चुकी हैं। तनख्वाह भी बढ़ी है साथ।
जब ये महंगाई होती है? नहीं, कोई सैलरीज कोई नहीं बढ़ी। आप हाउस वाइफ हैं कि आप वर्किंग वूमेन हैं? मैं टीचर हूँ। क्या नजर आता है कि हमारे सिस्टम में रह के इस सिस्टम को चला के हालात काबू किए जा सकते हैं? मुझे तो कोई हल नहीं नजर आ रहा। 50 मिनट हो गए, सवारी देखो 20 सवारी नहीं है। ये कितनी सवारी वाली बस है? 48 सवारी बैठी है। 40 है जी। अभी तक मुझे तो 3-4 यही सवारी है। आप एम्प्टी बस ही लेके चले? तो 15 दिन टाइम बताएंगे। जब पिछली दफा 20 रुपए पड़ा था उस टाइम भी कुछ फर्क पड़ा था सवारी को? उनमें कम पड़ा था, वहाँ ज्यादा पड़ गया। बात कुछ ठीक ही थी भाई साहब की। आप देख सकते हैं कि बस तकरीबन ऑलमोस्ट एम्प्टी है और 5-7 मुसाफिर बैठे हुए हैं बस में। आज हमने तड़के तड़के निगरान गवर्नमेंट की जानिब से पेट्रोल महंगा किए जाने पर आवाम से बात की। सूरत हाल कुछ यूं है कि पहले महंगाई का जिक्र करते वक्त आवाम चीख उठते थे और आज आवाम में चीखने की भी सकत बाकी नहीं रही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। जी, आवाम के तासुरात, जज्बात आपने सुने। जो महंगाई आ रही है और अभी मजीद आएगी, इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अयूब मेहर मौजूद हैं, माहिर मईशत, इनको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आपने सुना ही होगा अभी तक जो महंगाई की सूरत हाल है, ऐसे में आवाम का क्या रद्द अमल है। लेकिन दूसरी जानिब जो एक नया कैबिनेट तश्कील दी गई है कल, किस तरह से देखते हैं। और अभी हम बात भी कर रहे थे कि वजीर खजाना जो शमशाद अख्तर हैं, इनको बहुत चैलेंजेस होंगे। क्या लगता है कि इस निगरान सेटअप के लिए क्या आगे चैलेंजेस हैं, महंगाई को लेके या ओवरऑल भी मुल्क की मईशत को संभालने के लिए? देखिए, पहली बात ये कि निगरान हुकूमत को कोई भी, हम 2-4 नाम आ रहे थे सुनने में, उनमें से कोई भी नाम हो, कोई भी सेटअप हो, केयरटेकर हो या इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, लेकिन चैलेंजेस वही रहेंगे। जो चैलेंजेस का ताल्लुक हमारे इकोनॉमिक फंडामेंटल से है कि जो अब इससे हम इनकार नहीं कर सकते कि हमने IMF की कंडीशनलिटीज एक्सेप्ट की हैं, उनसे एग्रीमेंट हुआ है, उनसे हमें मजबूरी में लोन लेना पड़ा है। हमारी टैक्स टू GDP रेशो हो या डेट टू GDP रेशो हो, जो प्रॉब्लम पाकिस्तान फेस कर रहा है वो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं, हमें उनको रियलाइज करना है। चाहे कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर आ जाए, कोई भी गवर्नमेंट का सेटअप हो, वो इनको चैलेंजेस तो बहरहाल उनसे तो निपटना होगा। जो मौजूदा सेटअप बना है केयरटेकर का, इसमें एक दफा पहले भी आपके प्रोग्राम में मैंने इंडिकेट किया था कि केयरटेकर सेटअप में एक चीज बहरहाल होती है, क्योंकि वो अवामी नुमाइंदे नहीं होते, वो इलेक्टेड लोग नहीं होते, तो वो हार्ड स्टेप जो लेने होते हैं, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट लेते हुए सोचती है, केयरटेकर को जाहिर है उस तरह से नहीं सोचना होता, वो हार्ड स्टेप ले लेते हैं। ये माजी में भी इस तरह से होता रहा है। तो वो एक पब्लिक डॉक्टर साहब, केयरटेकर सेटअप के पास फैसले करने की जितनी सलाहियत या सकत है, उसमें क्या आवाम को रिलीफ देने के लिए कोई मार्जिन भी है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली उनके सामने जो चीज होती है, जो चैलेंजेस होते हैं, उसमें होता है, उसमें मैक्रो लेवल को पिक्चर देख रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि उनको इलेक्शन में नहीं जाना, एक शख्स के पास नहीं जाना, कोई सीट नहीं विन करनी, तो उनके पास वो जो जिसको हम माइक्रो चैलेंजेस कहते हैं इकोनॉमिक्स में, या यूं कहें आम आदमी के जो इंडिविजुअल्स के जो मसाइल होते हैं, उससे उनका फोकस हटा हुआ होता है। लेकिन एक चीज है कि मौजूदा सूरत हाल में जो शमशाद अख्तर साहबा का जहाँ तक ताल्लुक है, तो हम 2 चीजें ज़हन में रखी होंगी। एक ये कि ये पहले भी केयरटेकर रही हैं, केयरटेकर सेटअप पे आ चुकी हैं 2018 में, तो उस वक्त अगर देखें तो इन्होंने कोई बहुत ज्यादा हार्ड स्टेप एज कम्पेयर टू द अदर जो केयरटेकर गवर्नमेंट आई है, उससे अगर कंपेयर करें तो उस वक्त कोई इतने हार्ड स्टेप नहीं लिए गए थे। मोर और लेस सूरत हाल यही थी। दूसरा, क्योंकि मुझे पर्सनल इनके साथ काम करने का एक एक्सपीरियंस मेरा रहा है, एक अच्छी चीज मैं ये समझता हूँ कि एक मैं रिकॉल अगर किया जाए तो जब 2007-8 में एक प्रॉब्लम पाकिस्तान ने फेस की थी, कि उस वक्त ये वो दौर था जब ऑयल मार्केट, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जंप कर गई थी, बहुत तेजी से शूट कर गई थी, और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी अनफॉर्चुनेटली 2-3 साल जो था उनमें नेगेटिव ग्रोथ आ रही थी। तो उस वक्त हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो 2005-6 में काफी अच्छे बिल्ड हो चुके थे, उनमें एक बहुत तेजी से डिक्लाइन आया और पाकिस्तानी करेंसी पर प्रेशर आया। तो टेम्परेरी जितने भी इकोनॉमिस्ट थे वहां से एक रिकमेंडेशन आई कि किसी तरह से हमें इनको स्टॉप करना है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के आउटफ्लो को, और मार्जिन फाइनेंसिंग
एक इंडस्ट्री के लिए कंडीशन होती है वो इम्पोज की गई ताकि बोर्ड को डिस्करेज किया जाए। लेकिन शमशाद अख्तर साहिबा ने बहुत जल्दी उस कंडीशन को रिलीज कर दिया था, उसको रिमूव कर दिया था ताकि इंडस्ट्री या पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी जो है ये बिजनेस इंटरप्राइजेस वो सफर ना करे। ठीक है। और इसमें बैंकर की तरफ से मैं देख रहा था जिस तरह आज IMF का प्रेशर है, उस वक्त बैंकर्स की तरफ से प्रेशर था कि रिस्क ना लिया जाए और मार्जिन फाइनेंसिंग रखी जाए। लेकिन शमशाद अख्तर साहबा ने इंडस्ट्री के लोगों को और बैंक्स के प्रेसिडेंट के एक कंबाइंड मीटिंग कराई थी और उस मीटिंग में इमीडिएटली जो डिसीजन लिया था वो पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी या यूं के एम्प्लॉयमेंट पे इफेक्ट ना पड़े उसके हक में फैसला दिया था। और तो आप इस बात से हम आपकी डॉक्टर साहब ये समझें कि जो शमशाद अख्तर साहिबा हैं वो अच्छे फैसले और प्रॉम्प्ट फैसले वो ले सकती हैं और जाहिर बात है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फैसले लेना बड़ा जरूरी है। ये बोल्ड फैसले ले लेती हैं मैंने बोल्ड फैसले। अच्छा, इनके साथ ही गौहर एजाज साहब की शख्सियत के हवाले से भी थोड़ा सा उनका भी मैं चाहूंगा कि उनके हवाले से भी हमें बताइए क्योंकि वो तिजारत का पोर्टफोलियो है, ये दोनों पोर्टफोलियो इस वक्त अहम तरीन है, मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। जी बिल्कुल सही है। और गौहर साहब का भी एक्सपीरियंस है, वो ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन के वो प्रेसिडेंट भी रहे हैं, चेयरमैन भी रहे हैं उनके, और उनका पाकिस्तान की इंडस्ट्री से मैं समझता हूँ उनका अच्छा एक्सपीरियंस है। न सिर्फ एक्सपीरियंस है बल्कि मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे देखा है कि उनमें एक पैट्रियोटिज्म नजर आता है। वो जो बाहर के कंडीशनलिटीज है उससे ज्यादा उनमें पैट्रियोटिज्म का एक एस्पेक्ट है उनके पास। और ये उनकी तरफ से एक दफा प्रपोजल आई थी कि हम बजाय इसके कि इन्हिसार करें कि बाहर से लोन लें, बार बार लोन लें, उनकी तरफ से प्रपोजल आई थी कि हमें अगर हम वही फोकस है वही जितना हम जोर लगा रहे हैं अगर वो जोर एक्सपोर्ट को बढ़ाने में लगा दे तो एक्सपोर्ट से हम इसलिए अर्निंग कर सकते हैं कि हमें फिर बाहर से लोन नहीं लेना पड़ेगा। मेरा ख्याल है अब ये इम्प्लीमेंट वो खुद कर सकते हैं जो पॉलिसी उनके जहन में थी। अब वो एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बात यकीनी तौर पर उनको करनी चाहिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए, बल्कि वो इस तरह से पावर में वो इस 3 माह में कम से कम बहुत सारे ऐसे स्टेप ले सकते हैं। लेकिन अब डॉक्टर हालात ही तो वैसे नहीं है ना, जैसे आज से 6 महीने 8 महीने पहले हम कर सकते थे, अब ना तो अपनी जो हमारी करेंसी की स्ट्रेंथ है उसको उस तरीके से हम देख सकते हैं, ना हम मतलब अनप्रेडिक्टेबल किस्म की सूरत हाल है ना, वो एक उस जोन में हम चले गए हैं। तो अब भी आपको लगता है कि अगर करना चाहें तो कर लेंगे? करेंसी की जो सूरत हाल है वो एक्सपोर्टर्स को हक में जाती है क्योंकि एक्सपोर्टर्स डिवैल्यूएशन की बात करते थे कि हम एक्सपोर्ट हमारी बढ़ जाएगी, हमारी प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में कम प्राइस पे हो जाएंगी। तो एक्सपोर्टर्स के हिसाब से तो ये एक अच्छी सूरत हाल है, लेकिन इसमें मसला सिर्फ इतना होता है कि डिवैल्यूएशन की वजह से बिल बढ़ जाता है, इम्पोर्ट महंगी हो जाती है। दूसरा एक्सपोर्ट्स जो हम चीजें करते हैं उनका भी बहुत सारा रॉ मटेरियल होता है, स्पेयर पार्ट होते हैं मशीनरी की जो इम्पोर्ट करना पड़ते हैं, तो उससे रिलेटेड हमें पॉलिसीज बनानी है। डोमेस्टिक इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट भी इम्प्रूव करनी है और वो रॉ मटेरियल या वो स्पेयर पार्ट जो हम इम्पोर्ट करते हैं उनका इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन हमें पाकिस्तान में उसके लिए हमें अरेंजमेंट उससे तो फिर बड़े कार्टेल से लड़ना पड़ेगा हमें। अच्छा डॉक्टर साहब दूसरी जानिब बिल्कुल विल पावर चाहिए, इनको बहुत सारे स्टेप ऐसे लेने होंगे जहाँ विल पावर चाहिए और जो बेसिक इकोनॉमिक फंडामेंटल है जो चैलेंजेस है वो हम रिसोर्सेज की भी बात करते हैं कि पाकिस्तान के पास बहुत सारे। अच्छा डॉक्टर साहब चूंकि वक्त कम है हम चाहेंगे इन पे महंगाई के हवाले से एक और सवाल। जाहिर है पब्लिक इंटरेस्ट को तो यही है कि महंगाई बढ़ेगी कम होगी, वैसे कम होने के तो चांसेस लग नहीं रहे हैं। जो पेट्रोल महंगा हुआ है इसके बाद अब ऑब्वियसली एक चीज महंगी होती है तो उसे रिलेट करके बाकी दीगर चीजों को भी महंगा कर दिया जाता है और अभी हमने देखा है कि ऑलरेडी इतनी ज्यादा महंगाई हो रही है। सो हाउ डू यू सी इन द कमिंग मंथ्स के क्या सूरत हाल होने वाली है? देखिए अनफॉर्चुनेटली महंगाई का मसला जो है इसको सॉल्व करना इतना आसान भी नहीं है और मैं नहीं समझता कि इसमें कोई हम खबर देने की पोजीशन में है। रीजन ये है कि सिर्फ डिवैल्यूएशन की बात नहीं है बल्कि अभी जो करंट जो 2 दिन पहले की जो ऑयल प्राइस हाइक हुई है उसके बाद ग्लोबल प्राइसेस ऑयल की और इंक्रीज कर गई है और ग्लोबल प्राइसेस का इम्पैक्ट जो है वो जाहिर है डोमेस्टिक प्राइस पर आखिर में ट्रांसफॉर्म तो होता है। तो अगर ये उसको पूरा ट्रांसफॉर्म कर देते हैं तो फिर महंगाई के कम होने की चांसेस नहीं है। लेकिन ये लोग अगर जो केयर टेकर सेटअप के लोग हैं अगर ये इस चीज को समझते हुए क्योंकि महंगाई ऑयल प्राइस का इंक्रीज होना ये तो सबके लिए है ना, पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये
जो नेबर कंट्रीज हैं उनके लिए, पूरी दुनिया के लिए एक फिनोमेनन है। बिल्कुल दुनिया के लिए ठीक है डॉक्टर, लेकिन उसमें पॉलिसीज ऐसी अडॉप्ट की जाती है। और सबसे ज्यादा ये जरूरी है, जैसे कि आपने कहा कि विल बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो डिसीजंस लेने होंगे जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स लेते हुए हिचकिचाती हैं। खास तौर पे उन कार्टल्स को तोड़ना होगा जो कि प्राइस इंक्रीज का बाइस बनते हैं और गवर्नमेंट्स कुछ कर नहीं सकती। इसमें बहुत सारे अवामिल आ जाते हैं, प्राइवेटाइजेशन भी आ जाती है, प्राइसेस भी आ जाती हैं, बहुत कुछ आ जाता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में डिटेल्स मजीद बात करेंगे आपसे। आपने एक ओवरव्यू हमारे सामने रखा। डॉक्टर साहब मुतमईन है जो दो आम वज़रा की तकर्री है, खास तौर पे वजीर खजाना की और वजीर तिजारत की, उनका कहना है कि उम्मीद है कि वो अच्छे फैसले लेकर मुल्क को मुश्किलात से निकालने में मददगार साबित होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जिक्र कुछ स्पोर्ट्स का, और स्पोर्ट्स में पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी का एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी में बात करेंगे इमर्जिंग प्लेयर का एजाज अपने नाम करने वाले अब्दुल हन्नान शाहिद की, जिन्होंने इंडिया के शहर चेन्नई में खेली जाने वाली एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, जिसके बारे में हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था, लेकिन हन्नान ने ये एजाज अपने नाम किया और अब्दुल हन्नान शाहिद जूनियर वर्ल्ड कप और जूनियर एशिया कप समेत एशिया कप, कॉमनवेल्थ गेम, सुल्तान अजलान शाह कप, नेशन कप और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। पहली बार पाकिस्तानी टीम ग्रुप मैचेस में ही बाहर हो गई थी इसके अंदर, जिसका हमें बड़ा अफसोस भी हुआ था। और इतलात अभी है कि कौमी टीम को फिजियो की सहूलियात भी मुयसर नहीं थी। इस कदर कस्मा पुरसी के अंदर हमारी टीम खेली और 4 वर्ल्ड कप, 3 ओलंपिक्स और 3 चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम करने वाली हॉकी टीम का ये जो हाल है, यकीनी तौर पर सवालिया निशान इसके ऊपर है। लेकिन अब्दुल हन्नान शाहिद ने बहरहाल पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड लिया है। इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद है। बिल्कुल, अब्दुल हन्नान शाहिद को हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच अब्दुल हन्नान, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। अब्दुल हन्नान, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। इमर्जिंग प्लेयर का टाइटल आपने अपने नाम किया और इंडिया की सरजमीन पर किया, ये इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? दो कि हम उस तरह से टीम ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे हैं कि इतना अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन इंडिविजुअल आपको ये एजाज मिलना आपके लिए कितना एक्साइटमेंट और कितनी खुशी का बायस है? जहाँ तक बात है टीम की परफॉर्मेंस की, तो जो हमारा प्राइस टेबल से जो हमारे जापान और कोरिया के साथ सेम प्राइस, हमारे पास की प्राइस टेबल सेम थे जापान और कोरिया के, जो मैंने क्वालिफाई किया सेमीफाइनल की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा एक गेम विंटर लीग के लिए हम एक गेम से बाहर हो गए सेमीफाइनल के लिए। तो ये बस एक थोड़ा सा ड्रॉबैक था कि हमने अच्छा परफॉर्म करते करते जो 2 मैचेस थोड़ा सा अपने एयरपोर्ट्स को थोड़ा सा हिलाइएगा, शायद हमें डिस्टॉर्शन फील हो रही है थोड़ा, या इसके बगैर अगर आप हमसे बात कर लें, आपकी ऑडियो क्लियरली हम तक पहुंच नहीं रही है। सिंस यू आर लाइव पे इट्स ओके, फिक्स होना जरूरी है ताकि आपकी बात क्लियरली पहुंचे। अब बात कीजिए हन्नान। जी, अब बेहतर है, बिल्कुल। ये मैंने कहा हमारी प्राइस टेबल की वो सेम थे, लेकिन वो स्कोरिंग की वजह से हम से बाहर हो गए थे। ये अनफॉर्चुनेट था थोड़ा, क्योंकि पाकिस्तान पहली बार हो गया से बाहर है। इसके अंदर एक चीज ये भी थी कि प्लेयर्स वैसे भी हमारी टीम बहुत ज्यादा यंग थी, इसके अंदर 11 से 12 प्लेयर्स हुए जो इसमें अंडर 21 तो ये हमने बिल्कुल फ्यूचर प्लानिंग के अंदर था। पाकिस्तान की फेडरेशन की ये प्लानिंग है कि हम अगले 2 से 3-4 साल है उसके लिए ये टीम को कंटिन्यू रखें और इन्हीं में से प्लेयर्स हैं वो आगे से उनको एक्सपीरियंस मिलेगा और वो आगे तक परफॉर्म कर पाएंगे। सही। अच्छा अब्दुल हन्नान, अभी हम फैसिलिटीज की बात भी कर रहे थे और अनफॉर्चुनेटली हमारा नेशनल स्पोर्ट है हॉकी, लेकिन यहाँ जो सूरत हाल है वो कुछ इतनी हौसला अफजा नहीं है। अब फैसिलिटीज को लेके, और हम जिस तरह भी फिजियो की बात भी कर रहे थे, आप लोगों को उसकी फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं थी, तो ये जो फैसिलिटीज का मामला है इसके हवाले से आप क्या कहोगे? ये फैसिलिटीज का इशू तो है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास स्ट्रक्चर का हाई परफॉर्मेंस सेंटर नहीं है, तो वो पाकिस्तान के हॉकी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि गवर्नमेंट के जरिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को एक उनका अपना हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना के दे, जिसके अंदर 2 पिचेस होनी चाहिए हाई क्वालिटी। उसके अलावा हमारे पास हाई परफॉर्मेंस जिम होना चाहिए, हमारा कनेक्ट होना चाहिए, हॉस्टल होने चाहिए, मीटिंग रूम होने चाहिए और टूल होना चाहिए। अगर ये बड़ी फैसिलिटी हम अपनी नेशनल गेम को नहीं दे सकते तो मेरे सॉरी से बहुत मुश्किल है कि हमारे रिजल्ट हमारे हाथ में आने के लिए। जहाँ तक बात की हमने चीजें की, हमने वो चीजें इसलिए अनफॉर्चुनेटली नहीं जा सकते क्योंकि इसकी वीजा के अंदर कोई इशू आ गया था, क्योंकि हमारे टीवी उनके उन्होंने हमारे जाना था।
अनफॉर्चुनेटली लास्ट डेज में वीजा का इशू आ गया जिसकी वजह से वो जा नहीं सके। और बाकी तो उनसे ज्यादा हमको फैसिलिटीज और एक प्लानिंग की, विदाउट प्लानिंग हम अगर प्लानिंग करेंगे तो तकरीबन 4 से 5 साल की तो फिर उनका रिजल्ट आने शुरू होता है। और मेरे ख्याल में स्ट्रक्चर तो हमारे पास हनान बहुत बेहतरीन स्ट्रक्चर हमारे पास हॉकी का मौजूद है, रहा है स्टेडियम्स की सूरत में, और पहले हमारे पास जिस वक्त हम खेलते रहे हम जीतते रहे, तो उसको बस एक्टिव करने की जरूरत है, उस पर मेहनत करने की। अच्छा, थोड़ा सा आपकी टेक्निक की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि जो यूरोप के अंदर हॉकी खेली जाती है, एक टाइम के अंदर हम जब हॉलैंड वगैरह की टीम या स्पेन के साथ हमारा मैच होता था, तो टेक्निक के पॉइंट ऑफ व्यू से एशियन टीम्स को थोड़ी बढ़तरी हासिल होती थी उन टीम से। विद द टाइम वो इंप्रूव करते गए अपनी टेक्निक्स को, एंड देन अ टाइम केम के जो एशियन टीम्स है वो सफर करने लगी। अब भी कुछ एशियन टीम जैसे कोरिया की टीम है वो अच्छा खेल रही है, पाकिस्तान का तो खैर टॉप के ऊपर नंबर रहा है, भारत इज परफॉर्मिंग वेल। आपका टेक्निकली कौन से ऐसे एस्पेक्ट है जिनकी बुनियाद पे आपको ये अवार्ड मिला और आप समझते हैं कि अगर उनको कन्वर्ट किया जाए, लेके आया जाए लड़कों के अंदर, तो उनमें भी इंप्रूवमेंट आ सकती है? इसमें डेफिनेटली कंडीशंस भी शामिल है ग्राउंड की, जो हमारे यहाँ कुछ बहुत अच्छी नहीं है। ये बात है कि इस वक्त हमने बात की है हॉकी ग्राउंड के स्ट्रक्चर की। इस वक्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास सिर्फ एक पिच है कराची के अंदर, जो कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की, बाकी तमाम पिचेस जो कि स्पोर्ट्स बोर्ड और वो गवर्नमेंट के अंदर आती है। जो गवर्नमेंट के अंदर और जो स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर आती है वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन उसको सही तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक गवर्नमेंट की इसकी परमिशन नहीं होगी। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को देख लीजिए। जहाँ तक बात आप कह रहे हैं कि यूरोपियन टीम की, उन्होंने बहुत ज्यादा वर्क किया, हॉकी जो उनके डे बाई डे चेंज होती है, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा इस चीज को स्लो अडॉप्ट किया। 2008 के अंदर इंडिया अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाई नहीं कर सकता ओलंपिक के लिए। इस चीज में मैंने उसी दिन बहुत अच्छे सीरियस लिया कि हम अगर इसी चीज को कंटिन्यू करते रहेंगे तो हमारी हॉकी वापस नहीं जा सकती। तो मैंने अपनी चीज को कन्वर्ट किया, उन्होंने यूरोपियन सिस्टम लेके आए जो कि लेटेस्ट मॉडर्न हॉकी की जो भी जरूरी आते हैं वो सबको उन्होंने अडॉप्ट किया, और तो मैंने प्रोसेस के ऊपर बिलीव करना स्टार्ट किया। जब तक हम एक प्रोसेस में बिलीव नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट नहीं आएंगे। हमें 4 साल का एक परमानेंट प्लान चाहिए, 4 साल का एक ही कोचिंग स्टाफ चाहिए, एक ही कोच आए, एक ही टीम आए जो कि 3 से 4 साल की उसको असाइनमेंट दी जाए। अगर वो उसको पास करता है तो वो आगे कंटिन्यू करे, अगर वो नहीं करता तो फिर आप उसको चेंज करें। इस तरह नहीं करना चाहिए कि 1 या 2 मिनट के बाद आप हमेशा ही पूरे का पूरा जो सिस्टम है अगर उसको चेंज कर देंगे तो प्रोसेस होता है वो गुजर ही जाएगा और जो हॉकी है वो अगेन लैक करती रहेगी। थैंक यू वेरी मच अब्दुल हनान, बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर आपको मुबारकबाद ये टाइटल अपने नाम करने के लिए। अब्दुल हनान शायद हमारे साथ मौजूद थे, हॉकी प्लेयर से हम बात कर रहे थे। भी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब कुछ मौसम की सूरत हाल की बात करना जरूरी है। कमजोर नम हवाएं बहर अरब से मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल हो रही हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं, और इससे जो कराची का इलाका है समेत सिंध और बलूचिस्तान की जो साहिली पट्टी है या इलाके हैं, यहाँ पे मामूल से ज्यादा तेज हवाएं, समुद्री हवाएं चल पड़ी हैं। महकमा मौसमियात ये कहता है कि हवाओं की जो रफ्तार है वो 35 किलोमीटर फी घंटा इस वक्त रिकॉर्ड हो रही है। हवाओं की रफ्तार मजीद शिद्दत के बाद 50 किलोमीटर फी घंटा तक तजावुज भी कर सकती है। मुल्क के दीगर हिस्सों की बात करें तो मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, ताहम शिमाल, मशरिक पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्का पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। इस मौसम की सूरत हाल को मजीद जान लेते हैं, इसीलिए हमारे साथ सरदार सरफराज चीफ मेट्रोलॉजिस्ट इस वक्त लाइव मौजूद। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। ताज़ा तरीन सूरत हाल बताइएगा, क्या अपडेट्स है मौसम को लेके, चाहे हम बालाई इलाकों की बात करें या मैदानी इलाकों की? सरदार आपको आवाज आ रही है? सरदार साहब जी आपके सरदार साहब प्लीज बताइएगा, ये ताज़ा तरीन सूरत हाल जो मौसम के हवाले से हम बात कर रहे हैं, बालाई इलाकों की बात हो या मैदानी इलाकों की, क्या अपडेट्स हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए मानसून का जो सिलसिला चल रहा था वो शुमाली इलाका जहाँ तक इस वक्त महदूद है, जनूब में तो कोई ऐसा खास मानसून का दाखिल नहीं हो रही सिंध पूरे में और बलूचिस्तान के भी बेशतर अजलान सिवाय शुमाल मशरकी बलूचिस्तान के कुछ एरियाज में अगले दिनों में कुछ इम्कान होगा बारिश का। तो वही आपका जो सेंट्रल पंजाब है उससे ऊपर ऊपर का जो इलाका है, यानी लाहौर से ऊपर गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, मलिक, फिर इस्लामाबाद, रावलपिंडी के कुछ इलाके, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, तो मानसून की जितनी हवाएं हैं इस वक्त उनका फोकस ज्यादातर उधर ही है और वहाँ भी कुछ स्कैटर्ड सी बारिश है, कोई बहुत ज्यादा हैवी बारिश नहीं है।
अलबत्ता ये जो आने वाला हफ्ता होगा उसमें निस्बतन कुछ तेज स्पेल हो सकता है, लेकिन वही ज्यादा से ज्यादा वो केपी के जनूबी एरियाज तक और फिर साउथ पंजाब के कुछ एरियाज तक होगा। सिंध और बलूचिस्तान में ऐसी कोई खातिर बारिश मानसून की अभी अगस्त के बचे दिनों में नहीं दिखाई देती। अच्छा। अलबत्ता यहाँ का मौसम कराची का भी और पूरे सिंध का इस वक्त बेहतर है। यहाँ पर समुद्री हवाएं चल रही होती हैं, बादल छियासी उसमें क्वांटिटी में छाए रहते हैं, तो उसकी वजह से ड्रिजल या लाइट रेन कराची में और दूसरे भी जो साहिली इलाके हैं ये रहता है सुबह या शाम के वक्त। गर्मी का इतना भी ज्यादा वो नहीं है सब में। मतलब हमने जो बेसन वगैरह निकाला था पकौड़ों के लिए वो वापस रख दें सरदार साहब, नहीं होगी बारिश? सरदार साहब जी आपकी आवाज कट गई। मैंने कहा हमने जो बेसन वगैरह निकाला था पकौड़ों के लिए वो वापस रख दें, इसका मतलब है बारिश वैसी नहीं होगी जैसे हम तवक्को कर रहे थे। जी आप कहाँ की पूछ रहे हैं? लाहौर? जी लाहौर बस्ती पंजाब की मैं पूछ रहा हूँ। हाँ जी उतना हैवी स्पेल नहीं है, अभी मैं आपको बता रहा था ना, लेकिन ये 20 के बाद कोई है इम्कान एक स्पेल और आएगा अगस्त के खत्म होने से पहले उसमें अच्छी बारिश दोबारा से मुतवक्के है। दो दिन बाद या 3 दिन बाद एक स्पेल दोबारा से दाखिल होगा, तो उसमें अच्छी बारिश है। एक स्पेल है एटलीस्ट के जो कहीं पर मॉडरेट और कहीं पर हेवी फॉल्स खासकर शुमाली इलाके जाते हैं उसमें मुतवक्के है। ठीक है। और ये जो स्पेल आप कह रहे हैं सरदार साहब, ये कितने वक्त पे मुहित होगा, कितने दिन पे मुश्तमिल है? ये 3-4 दिन पे होगा कम से कम। ये आप कह लें कि 22 या 23 अगस्त के बाद जो है 25-26 अगस्त तक इस तरह से 3 से 4 दिन तक होगा गैप्स के साथ, फिर मुसलसल नहीं होगा। ठीक है सरदार साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें ज्वाइन किया। ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल हमने आपको बिल्कुल लाइटर मोड के अंदर हमने सरदार साहब से डिस्कस की। मौसम की सूरत-ए-हाल देखो बारिश में पकौड़े खाना बहुत अच्छा लगता है, हमारी स्नैकिंग करना अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका कोई प्लान था तो आप उसको अवॉइड कर दें, ऐसा नहीं है। वो आप प्लान रखिए, बारिश होगी 4 तारीख तक सरदार साहब ने कहा हो सकती है और 3 से 4 दिनों पर मुश्तमिल। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुश आमदीद करेंगे और अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट मेरा पाकिस्तान, जिसमें फैरा फैज आज हमें एक ऐसा तालाब दिखा रही हैं जो 139 साल से सूखा ही नहीं है। कहाँ पे है तालाब आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि मुगलों और ब्रिटिश दौर में वॉल सिटी लाहौर के वासियों को पानी किस तरह से मुहैया किया जाता था? आज जो निज़ाम मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ, ये बात मैं यकीन से कह सकती हूँ कि वो देख के आप लोगों की अकल दंग रह जाएगी। वो एक ऐसा तालाब है जो 1.5 सदी पर मुहित है और आज तक सूखा नहीं है। तो आइए नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मोहसिन जावेद, जो आज हमें ये जो अजीब और गरीब किस्म का स्टोरेज और वाटर सप्लाई का सिस्टम है इसके बारे में बताएंगे। इसकी हिस्ट्री भी हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले तो मोहसिन मुझे ये बताएं, ये क्या प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर? बेसिकली हम जो वॉल सिटी के बासी है ना, हाँ जी, उनको पानी मुहैया करने लगे। अच्छा मोहसिन, इस तरह के ये जो वॉल्स होते हैं ये क्या आज के दौर में भी इस्तेमाल होते हैं? आइसोलेटेड वॉल्स हैं, उसको यूज किया जाता है, तो ये आज भी इनका इस्तेमाल है। तो मोहसिन, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये लगभग 140 साल पुराना है, जिसको हम 1.5 सदी भी कह सकते हैं। तो उस दौर में तो कुओं का इस्तेमाल होता था, कुओं के जरिए पानी इस्तेमाल किया जाता था। और अगर हम स्पेसिफिकली लाहौर शहर की बात करें तो ये शहर जो है ये दरिया के किनारे बात था। तो इस तरह का सिस्टम इंट्रोड्यूस कराने का मकसद क्या था? बेसिकली मैडम, इससे पहले ना यहाँ पे पूल ही हुआ करता था, तालाब, जिसकी वजह से ये मशहूर है पानी वाला तालाब। सही। तो यहाँ पे एक पूल था, चूंकि पूल आपको पता है उसमें पानी ओपन होता है, उसमें कवर्ड होता नहीं, तो जब कोई चीज ओपन पड़ी रहे पानी, उसमें बहुत सी कसाफतें पैदा हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का सबब बनता है। तो इस हवाले से फिर सर चार्ल्स एचिसन ने ना इस प्लान को चेंज किया और इसको जो है बजाय इसके कि हम अंडरग्राउंड करें, हाइटेड पे ले गए। अच्छा, ये भी एक बड़ा सवाल है, लोगों के जहन में आता होगा, मेरे जहन में भी आ रहा है, क्योंकि हमने हमेशा से तालाब देखे जो
जमीनी सतह पे होते हैं, ग्राउंड लेवल पे होते हैं, लेकिन यहाँ पर तालाब को उठा के पिलर्स के ऊपर रख दिया। आप जिस जगह पे खड़ी हैं ये लाहौर की ना हाईएस्ट प्लेस है जहाँ पे आप खड़ी हैं, क्योंकि इससे आगे जो एरियाज हैं वो सारे डिप्रेशन में है। ठीक है। पानी का हेड बरकरार रखने के लिए इस तालाब को, इन टैंकियों को, इनको हमने अपना इन पिलर्स की मदद से हाइटेड एरिया कर दिया इसका। जबरदस्त। अच्छा, अगर मैं पिलर्स की बात करूं तो टोटल कितने पिलर्स होंगे? इस पे मैडम 512 पिलर है। 512 पिलर, 4 पिलर, ये 4 टैंकों के नीचे। और ये आज भी अपनी असल हालत में? जी, आज भी ओरिजिनल हालत में मौजूद है। तो कभी इनमें कोई दरार, कभी किसी किस्म की खराबी? तो 2005 में ज़िलज़ला आया था, उसने इसको बड़ा इफेक्ट किया, तो उसमें हमारे कुछ पिलर्स जो हैं इन टैंक के वो अपना डैमेज हो चुके हैं। ये भी समझे कि अपनी लाइफ कंप्लीट कर चुका है। तो फिर उस चीज़ को आप किस तरह से मेंटेन करते हैं आप लोग? हमने बेसिकली इसके लिए ना एक कम्प्रिहेंसिव प्लान जो है ना गवर्नमेंट को सबमिट करवा दिया होगा। ठीक है। और फंड्स अवेटेड है, क्योंकि ये सारा एरिया जो है बेसिकली वॉल सिटी ने इसको टेकअप कर लिया है। ठीक है। इसको नेशनल हेरिटेज डिक्लेयर कर दिया। अच्छा। और ये वॉल सिटी के अंदर चला गया। कितनी टैंकियों पर मुश्तमिल है ये पूरा सिस्टम? ये पूरा सिस्टम जो है 4 टैंकियों पर मुश्तमिल है। 4 टैंकी है, तो उनकी कैपेसिटी कितनी? हर एक टैंकी की कैपेसिटी 2.5 लाख गैलन है। 2.5 लाख गैलन। और मजमूई कैपेसिटी कह ले 10 लाख गैलन है इनकी। ठीक है। तो मोहसिन, जब ये बनाया गया था 1883 में गालिबन, तो तब इनिशियली कितने लोगों को पानी सप्लाई किया जाता था? ये जो पानी है ये 13 दरवाजों के अंदर ये जो असल लाहौर है उसको सप्लाई किया जाता था। आज भी वॉल सिटी को ये पानी मुहैया कर रहा है। अच्छा, आज जो है जिन लोगों को आप ये पानी मुहैया कर रहे हैं उनकी कैपेसिटी में इजाफा हुआ? जी बिल्कुल, पॉपुलेशन डे बाई डे इंक्रीज होती जा रही है, जिसके लिए अब ये तालाब जो है ना काफ़ी हो चुका है। तो इस सिचुएशन को हमने ओवरकम करने के लिए हमने 13 दरवाजों के अंदर और बाहर ट्यूबवेल्स लगा दिए जो डायरेक्ट पंपिंग करते हैं। कुछ एरियाज को हम डायरेक्ट पंपिंग के जरिए पानी मुहैया कर रहे हैं, और जो कुछ एरियाज जो हाइटेड हैं जहाँ पे ट्यूबवेल्स नहीं लग सकते वहाँ पे हम पानी का तालाब इस टैंकों के जरिए लोगों को पानी मुहैया करते हैं। अच्छा, आपने ट्यूबवेल्स की बात की, और ट्यूबवेल्स की मदद से यहाँ पे पानी स्टोर किया? जी बिल्कुल, ये बेसिकली 5 ट्यूबवेल्स हैं। ठीक है। जो कहाँ पर है? वो सारे सर्कुलर रोड पे लगे हैं। मुझे ये बताएं कि 1883 में जब ये पूरा सिस्टम बनाया गया था तब किस जगह से पानी जो है वो लिया जाता था और फिर इन टैंकियों में स्टोर किया जाता था? जी, उससे पहले हम पानी रिवर से लेते थे। अच्छा, रावी से लेते थे, और उस वक्त ट्यूबवेल्स नहीं होते थे, स्टीम टरबाइन थी। अच्छा, और वो कहाँ लगी हुई थी? वो लाड़ी अड्डे में लगी थी और वो कोयले पे चलती थी। ये जो पूरा सिस्टम है, ये 4 टैंकियां हैं, इनकी सफाई किस तरह से आप लोग मुमकिन करते हैं? मैडम, इसकी सफाई हम साल में 2 दफा करते हैं। अच्छा। उसमें होता है इस तरह कि हम चारों टैंक्स को बंद नहीं करते, हम 1 बाय 1, क्योंकि हमने लोगों को सप्लाई भी देनी होती है। और ये वही सोर्स है अंदरून शहर में लोगों को सप्लाई करने का। और ये एक टैंक की सफाई कितने अरसे में मुकम्मल हो जाती है? ये एक टैंक की सफाई तकरीबन इसको 2 से 3 दिन लगते हैं। 2 से 3? और इसमें 10 से 12 लोग जो है इन्वॉल्व होते हैं। आप लोगों का जो पूरा सिस्टम है वाटर सप्लाई का और स्टोरेज का, वो यहाँ पर मौजूद है रंग महल में, लेकिन माजी में जब आप लोगों के जो इंजन था, जैसे आप स्टीम इंजन का बता रहे थे, जो लारी अड्डे पे वाक़ था, तब आप लोग एक दूसरे से कांटेक्ट किस तरह से करते थे, किस तरह से कोऑर्डिनेट करते थे कि अब इंजन बंद कर दो या अब इंजन चला दो? बेसिकली ना उस वक्त कोई ज़राए ब्लॉक तो थे नहीं। होता ये था कि एक बंदा हमारा छत पे जाता था, एक साइरन बजाता था। अच्छा। और उसके साथ एक रेड कलर का फ्लैग जो है वो हवा में उसको होस्ट करता था। जैसे साइरन बजता था, स्टीम इंजन पे जो ऑपरेटर मौजूद होता था वो उस फ्लैग को देखता था कि अब लाल झंडी इसने लहरा दी है, इसका मतलब ये है कि टैंकों में पानी स्टोर हो चुका है, अब मैं इसको बंद कर दूं। वो स्टीम इंजन को बंद कर देता था। अच्छा, जब चलाना होता था तो सब झंडी, फिर दोबारा जैसे ही उसने ऑन करना है, इसको हमने चलाना है, यहाँ पे पानी का लेवल कम हो गया, तो उसने दोबारा से साइरन ऑन करना है। जैसे ही साइरन बजा, ऑपरेटर अलर्ट हुआ, उसने देखा, उसने ग्रीन फ्लैग जो है उसको हवा में लहरा दिया, उसको पता चल गया भी अब इसको चलाने का टाइम हो गया, मैं इसको चला दूं। जबरदस्त। आप जिस गेज का जिक्र कर रहे थे जिसकी मदद से आप लोग टैंकियों का लेवल चेक करते हैं, मैं वो देखना चाहूंगी, मैं एक्सपीरियंस भी करना चाहूंगी कि किस तरह से आप लोग चेक करते हैं उसको। ये वो गेज है जिसका आप जिक्र कर रहे थे? जी बिल्कुल मैडम, ये वही गेज है जिसकी मदद से हमें पता चलता है कि पानी टैंकों में है कितना। अच्छा, ये जो पैमाना है बेसिकली, इससे आप लोगों को किस तरह से आइडिया होता है कि टैंकी में अब इतना पानी जो है वो बाकी रह गया? जैसे कि आप देख रही है मैडम, इस पे इंचेस में ग्रेडिंग की गई है। तो इस वक्त जो हमारा टैंक में पानी है वो 10 फुट और 6 इंच के करीब पानी है।
ठीक है, और जब ये 12 पे आ जाएगा देन हम ट्यूबवेल्स बंद करवा देते हैं कि हमें पता चल जाता है कि हमारे टैंक पानी से भर चुके हैं। नाज़रीन, ये जो निज़ाम आज मैंने आपको दिखाया, ये चंद सालों पर मुहित नहीं है, बल्कि ये जो किस्सा है, ये जो कहानी है, ये जो पूरे का पूरा निज़ाम है, ये 1.5 सदी पर मुहित है। इसी तरह का निज़ाम बड़े सगीर में दिल्ली के इलाके में भी मौजूद है, जो आज तक फाल है। ये पूरे का पूरा निज़ाम, ये वाटर स्टोरेज और वाटर सप्लाई का जो सिस्टम है, ये वॉल सिटी के वासियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात कर लेते हैं कुछ क्रिकेट की। तो बिखरे स्क्वाड को श्रीलंका में यकजा करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कौमी क्रिकेटर्स जो है श्रीलंका में मौजूद हैं। कौमी स्क्वाड में जी श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के डबल सेंचुरी मेकर सऊद शकील को अफगानिस्तान के खिलाफ स्क्वाड में शामिल किया गया है। ओपनर्स में इमामुल हक, फखर जमान और अब्दुल्ला शफीक होंगे, जबकि मिडिल ऑर्डर में कप्तान बाबर आजम, सलमान अली आगा, इफ्तिखार अहमद, सऊद शकील और तैयब ताहिर होंगे। विकेट कीपर्स के लिए जी मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद हारिस पर एतमाद किया गया है, जबकि स्पिन बॉलिंग को नायब कप्तान शादाब खान, उसामा मीर और मोहम्मद नवाज मजबूत करेंगे। ऑलराउंडर्स की बात की जाए तो जबकि फहीम अशरफ हैं, जबकि फास्ट बॉलर्स में शाहीन जाफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं, वसीम जूनियर हैं और नसीम शाह भी शामिल हैं। ऑफ टैलेंट, आई मीन ग्रेट, बहुत जबरदस्त नाम है। अफगानिस्तान के खिलाफ जो मैचेस हैं जी, ये 22, 24 और 26 अगस्त को खेले जाएंगे और ये मैचेस श्रीलंका में होंगे। जबकि एशिया कप का आगाज मुल्तान में 30 अगस्त को पाकिस्तान और नेपाल के मैच से होगा। हेड कोच ब्रेडमैन का ये कहना है कि अफगानिस्तान को आसान हरीफ हम नहीं समझते, जारहाना अंदाज बरकरार रखेंगे। और अगर एशिया कप की बात करें तो श्रीलंका में जो शेड्यूल मैचेस है उसकी टिकटों की फरोख्त भी शुरू हो गई है और इसके हवाले से जो कहते हैं ना कि थोड़ी सी हीट आना शुरू हो गई है, बिकॉज वी गॉट अ फिक्सचर ओवर देयर, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, मदर ऑफ ऑल मैचेस। एंड राइट नाउ वी हैव सर्जन ऑफ ऑल द क्रिकेट एक्सपर्ट्स, सबसे सीनियर मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं। साहब गुड मॉर्निंग, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपके बखैर, आपको भी और थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। सबसे पहले तो हमारे जो पिक्चर्स या सीन्स आ रहे हैं श्रीलंका से, प्लेयर्स आर वेरी हैप्पी माशाल्लाह और बड़े कंफर्टेबल भी लग रहे हैं, नाम भी बड़े अच्छे, टीम बैलेंस दिख रही है। क्या कोई चैलेंज मिल सकता है पाकिस्तान टीम को अफगानिस्तान की तरफ से 50 ओवर्स के खेल में? देखिए चैलेंज तो होगा। अरमला ने सही कहा कि बिखरी हुई टीम अब यकजा हो रही है। कुछ खिलाड़ी इंग्लैंड में थे, कुछ श्रीलंका में थे, कुछ पाकिस्तान में थे, सारे के सारे अब इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का मोरल हाई होगा क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज श्रीलंका को हराना 2-0 से, उससे पाकिस्तान का मोरल अप हुआ है। बाबर आजम, नसीम शाह, मोहम्मद नवाज वगैरह जो फखर जमान वो लंदन प्रीमियर लीग में खेल रहे थे, इसलिए उनको मजीद प्रैक्टिस मिली है। और मैं समझता हूँ अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज अच्छी होगी। लेकिन जो आप ब्रैडबर्न का जिक्र कर रहे थे ना इमरान, बिल्कुल उसने सही कहा कि अफगानिस्तान की टीम हमेशा हमें टफ टाइम देती है। अब से 4 साल कबल 2019 में सबको याद है कि हेडिंग्ले लीड्स में किस तरीके से अफगानिस्तान बिल्कुल सतह के नजदीक आ गया था अगर इमाद वसीम अच्छी बैटिंग ना करते। उससे पहले 2018 में शोएब मलिक ने पंजाबी में 50 ओवर्स की बात कर रहा हूँ, बड़ी अच्छी बैटिंग की थी। नसीम शाह ने T20 में छक्के लगाए थे शारजा में जो पाकिस्तान जीत गया। आसिफ अली ने उससे पहले T20 में छक्के लगाए थे। रिमेम्बर माय नेम आसिफ अली, वो अब कहाँ चले गए? तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। क्या याद करा दिया? रिमेम्बर माय नेम आसिफ अली, वो तो वाकई आपने याद करा दिया, हमें कहीं गायब ही हो गए। नहीं, वो अभी शायद गालबन फैसलाबाद में थे, फिर उसके बाद कहीं लीग खेलने जा रहे। और आपको पता है कि जब उन्होंने वो अपने काम करते थे तो वो जहाजों के बड़े लंबे लंबे लोहे के वो होते थे, उनको तोड़ते थे, तो उनकी कलाइयों में बड़ी जान थी। आसिफ अली की अभी भी जान है जी। और वो जो थे, जब उन्होंने अपना पहला T20 खेला तो सेंचुरी बनाई पाकिस्तान के डोमेस्टिक सीजन में फैसलाबाद में। मैं वहाँ मौजूद था 2012 के बाद। वाह वाह, अच्छा ठीक है। एक तो आपने जिक्र किया, मैं थोड़ा सा सवाल आपसे ही करना चाहता हूँ बॉलिंग को लेकर अफगानिस्तान की। दो के जो एशियन पिचेस हैं ये यूजुअली स्पिनर्स के लिए बनाई जाती है, स्पिनर्स को सपोर्ट करती हैं और अच्छा स्पिन बैकअप है अफगान टीम के पास। पेस अटैक को आप कितनी वैल्यू दे रहे हैं खासतौर पे अफगानिस्तान टीम की? देखिए अफगानिस्तान के पास पेस अटैक तो अच्छा है, लेकिन उनकी असल स्ट्रेंथ उनके स्पिनर्स है। चाहे वो राशिद खान और जो दुनिया के टॉप के स्पिनर्स में शुमार होते हैं, मुजीबुर रहमान है, नूर अहमद है, और उसके अलावा उनके साबिक कप्तान मोहम्मद नबी है जिनके पास बड़ा एक्सपीरियंस है। बनस्बत स्पिन बॉलिंग के मुकाबले में इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन
उनके पास अच्छे बॉलर्स हैं और जो पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा मिर्जा साहब, दूसरी जानिब ऑब्वियसली अभी हम इस अफगानिस्तान सीरीज की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आगे बड़े टूर्नामेंट्स हैं, एशिया कप है, वर्ल्ड कप है। अब ये अफगानिस्तान के साथ जो हमारी अप्रोच और टीम भी जो ओवरऑल है वो बड़ी जबरदस्त है। हम सारे जो कह लेना उसमें पूरे हैं लवाजमात इस टीम के अंदर। सो आरसीसी की आइंदा आने वाले बड़े इवेंट्स के लिए ये तैयारी का एक बड़ा जबरदस्त मौका है टीम के लिए, और एक क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इनके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी? आपने लवाजमात की बात की, एक मिक्स प्लेट है हमारी टीम, तो हर तरह का हमारे पास बैट्समैन भी है, बॉलर्स भी है, फील्डिंग भी हमारी बड़ी जबरदस्त हो गई है, विकेट कीपर भी हमारे पास 2-2 है, तो लवाजमात तो पूरे हैं। लेकिन देखें अरमला, क्योंकि एशिया कप एक बड़ा इवेंट है, पाकिस्तान एशिया कप नहीं जीता गुज़िश्ता कई बरस से, 2 ही दफा पाकिस्तान एशिया कप जीता, 2012 में मिसबा की कप्तानी में और उससे पहले 2000 में मुइन की कप्तानी में। तो पाकिस्तान की असल तवज्जो एशिया कप पर होगी ताकि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे। 2 सितंबर को कैंडी का जो मैच है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, जिसका टिकट इतना महंगा था कि 87,000 पाकिस्तानी रुपए का टिकट है, तो वो लोगों ने कल ही खरीद लिए जब वो ओपनिंग हुई टिकट्स की, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन एशिया का नेपाल का तो मैच बहुत हल्का है, जिस तरह इमरान कह रहे 30 अगस्त को मैच है, लेकिन उसके बाद जो इंडिया से हमारे तकरीबन 2 मैचेस तो कंफर्म है एशिया कप में, एक तो लीग वगैरह का और एक सुपर 4 का। तो उसके बाद देखिए क्या होता है। ये टूर्नामेंट एशिया कप जो है पाकिस्तान का मोरल बिल्ड करेगा वर्ल्ड कप के लिए, जहां पाकिस्तान 6 अक्टूबर को अपना पहला मैच नीदरलैंड के खिलाफ, 10 अक्टूबर को श्रीलंका और 14 अक्टूबर को रिवायती हरियाणा के खिलाफ। अच्छा, ये टिकट्स का आपने जिक्र किया, तो मेरी नजर से जो पाकिस्तान अफगानिस्तान टिकट की लिस्ट थी, बड़े महंगे टिकट्स नहीं रखे इस दफा पीसीबी ने इन मैचेस के लिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले जो है? लगता है वो वीडियो जो जी, ये बात मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोबारा से कीजिएगा क्योंकि आपकी आवाज ये वाली बात दोबारा बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो पहले वीडियो बनाई जिससे कंट्रोवर्सी हुई, ट्रेंड चला, और फिर उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरीके से ये सारी चीजें की कि अब एकदम से अफगानिस्तान के खिलाफ इतने महंगे टिकट रखने की जरूरत क्या थी। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मर्जी है, वो बादशाह है, जंगल का बादशाह है, जो चाहे करे, कोई पूछ थोड़ी सकता है। अच्छा, आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए क्योंकि ऐसी गूगलीज हम आपको करा सकते हैं, हमें पता है, वहाब रियाज का मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूं, क्योंकि आपसे हमारी बात हुई। क्रिकेट से रिटायर हुए हमारे केयर टेकर, पंजाब के मुशीर भी हैं, वजीर आला के इस वक्त गवर्नमेंट का भी हिस्सा है, और पाकिस्तान के लिए बहुत अरसे तक खेले, बड़े सैड भी थे ओबियसली अपना इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ते हुए। वहाब रियाज की क्रिकेट को आप कैसे देखते हैं, कैसा पाया आपने उनको बैसियत क्रिकेटर? देखिए, वहाब रियाज एचिसन कॉलेज में पढ़े, और वहाब रियाज एचिसन कॉलेज का भी जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बना है उसके भी मेंबर है। और वहाब रियाज ने फिर अपना पहला टेस्ट मैच जो था 2010 में इंग्लैंड में खेला, उससे पहले 2008 में अपना पहला वनडे खेले। लेकिन जिस तरह की वो उनकी कारकर्दगी थी, उनके 2 स्पेल्स इमरान बड़े यादगार रहे। एक तो 2011 के वर्ल्ड कप में जहां उसने 5 विकेट ली चंडीगढ़ मोहाली में, और एक 2015 का वर्ल्ड कप जहां शेन वॉटसन को वो डोज ऑफ हिज ओन मेडिसिन दिया, जहां शॉर्ट पिच गेंदें उन्होंने की। और अगर राहत अली, शायद आप उनको भूल गए, मुल्तान के फास्ट बॉलर को कैच न छोड़ते तो शायद नक्शा कुछ और होता। लेकिन वहाब रियाज का कैरियर बड़ा जबरदस्त रहा, बड़े अच्छे बॉलर रहे। फिर अहमद शहजाद के साथ उनकी जो लड़ाई हुई शारजाह में, मैं वही मौजूद था। उनका कैरियर बनाने में उनके वालिद शेख सिकंदर रियाज मरहूम का बड़ा किरदार है, जो हर वक्त उनको पुश किया करते थे। तो वहाब एक अच्छे क्रिकेटर थे, लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान के पास इतने, ये फैसला सही पॉइंट पे लिया उन्होंने, बिल्कुल, क्योंकि अब इतने फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान के पास आ गए। मोहम्मद आमिर भी गिला करते हुए अब वो भी हिम्मत हार गए, तो मेरे ख्याल में बहुत सही डिसीजन लिया वहाँ पे, सही डिसीजन लिया, टाइम पे लिया। थैंक यू वेरी मच मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अर्ली द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट, पाक अफगान सीरीज के हवाले से अपना तजिया दे रहे थे और बात कर रहे थे क्रिकेट को लेके। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप देखते रहिए। हमारे सेगमेंट का वक्त है और सेगमेंट है खरा के उस पार, जिसमें आज हम मून ट्री का जिक्र करेंगे। ये मून ट्रीज कोई 500 के करीब थे बताए जाते हैं। जब चांद से वापस लाया जा रहा था तो कुछ गुम हो गए, इनमें से 77 ऐसे जो बाद में दरियाफ्त हुए। ये कौन से हैं जो 77 मिले हैं मून ट्रीज, इन्हीं के बारे में आज के सेगमेंट में बात हो रही है, आपको दिखाते हैं।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं खला के उस पार। खला के उस पार में आज बात करेंगे मून ट्रीज पे। चांद के दरख्तों पर ऐसे कौन से दरख्त हैं जिनको दुनिया में मून ट्रीज कहा जाता है, और वो एक्चुअली मून ट्रीज हैं, यानी वो चांद के दरख्त हैं। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि चांद पर तो कोई ऐसी जिंदगी के का कोई मुमून सा भी इम्कान नहीं है, तो फिर ऐसे कौन से दरख्त हैं जिनको यहाँ पे मून ट्रीज कहा जाता है। ये बात है 1971 की, जब अपोलो 14 जा रहा था, और अपोलो 14 जब जा रहा था तो उसके पास स्टीवर्ट रूसा थे, बहुत ही मशहूर एस्ट्रोनॉट खलाबाज। ये जब जा रहे थे तो इनको कहा गया कि आप कुछ बीज ले जाएं, और वो जो बीज थे उनकी तादाद 500 थी। उसमें मुख्तलिफ दरख्तों के बीज थे, उसमें पाइन है, उसमें अंजीर है, उसमें रेडवुड है। ये जो दरख्तों के जो बीज थे उनको एक डिबिया में बंद करके दिए गए, और इन्होंने चांद के गिर्द 34 दफा उसको ऑर्बिट किया। वजह क्या थी? बुनियादी तौर पे तो ये थी कि ये एक साइंसी मुताला ही था कि उसके बाद ये वापस आते हैं और उसके बाद रेडिएशन का क्या असर होता है। क्योंकि रेडिएशन बहुत कम, बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट में होते हैं एस्ट्रोनॉट, और ऑफ कोर्स वो जो बीज थे वो ऑलरेडी सेफ थे। बीजों के ऊपर जो झिल्ली होती है वो बहुत हार्ड होती है, और उसके अंदर पानी न होने के बराबर होता है, तो इस हवाले से उस तरह तो रेडिएशन के असरअंदाज नहीं हो सकते। बट अगेन एक साइंसी मुताले के हवाले से कि जब दोबारा वापस लगाएंगे तो क्या इसमें कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। उन 500 बीजों को लगाया गया मुख्तलिफ जगहों पे। अगर जिसने डिमांड की उसको दे दिया गया, जापान की शहंशाह ने उनको दे दिया गया, व्हाइट हाउस में लगा दिया गया, मुख्तलिफ जगहों पर ये दरख्त लगा दिया गया। लेकिन उसके बाद एक्चुअली किसी ने उसका रिकॉर्ड नहीं रखा, किसी ने उसकी फहरिस्त मुरतब नहीं की, और आहिस्ता आहिस्ता लोग भूलते चले गए। बाद में डेविड विलियम जो थे उन्होंने एक मून ट्री को देखा, यानी उसके ऊपर वो तख्ती लगी हुई थी। जिस वक्त वो लगाए गए उसके बाद वो थोड़े से बड़े हुए, उनका ख्याल रखा जाता होगा, एक तख्ती लगी उस पर। जब वो मून ट्री उन्होंने देखा तो उसके बाद एक मुहिम चल निकली कि वो तमाम वो जो बीज जो कि 34 दफा उन्होंने ऑर्बिट किया था मून के गिर्द, वो जो जमीन पे लगाए गए थे, उन दरख्तों को ढूंढा जाए। मजे की बात यह है कि अब तक कुछ 77 दरख्तों को ढूंढा जा चुका है। अच्छा, इसमें कई ऐसे दरख्त थे, एक दरख्त व्हाइट हाउस के बाहर लगा था, वो तो खैर डेड हो गया। जापान के बादशाह को भी एक दिए गए थे बीज। इसी तरह ये मुख्तलिफ हवाले से बहुत इस तरह नहीं था कि किसी एक जगह लगाए गए हों। और उसके बाद ये हुआ कि कुछ ऐसी जगहों पे ये लगे जहाँ पे कोई सोसाइटी बनी है, कोई ऐसा मामला हुआ तो वो उसके अंदर कट गए। बहुत सारे और दरख्तों के अंदर कहीं ये गुम हो गए। लेकिन ये जो ताज़ा मुहिम है उसके बाद कुछ 77 ऐसे दरख्त हैं जिनको मून ट्रीज कहा जाता है, और उनको दरियाफ्त किया गया है। लेकिन इससे भी ज़्यादा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 1000 बीज आर्टिमिस 1, जो कि आर्टिमिस 1 पे हमने बहुत तफसील से बात की थी, 2022 में जो मिशन गया था आर्टिमिस 1, उस पे भेजे गए। और ये जो 1000 बीज हैं, ये इन बीजों से इस हवाले से मुमताज़ हैं क्योंकि इन्होंने तो सिर्फ 34 दफ़ा ऑर्बिट किया था। लेकिन अपोलो 14 की बनिस्बत जो आर्टिमिस 1 है वो कहीं ज़्यादा फासले पे गया। वो तकरीबन 4,40,000 किलोमीटर के फासले पे गया, जबकि उससे पहले जो रिकॉर्ड था इंसान का वो 4 लाख और तकरीबन 300 किलोमीटर, 4,300 के, आप यूँ समझिए कि 4 लाख किलोमीटर का हमारे पास ये था रिकॉर्ड। और उसके बाद ये जो आर्टिमिस 1 है, ये इसका जो रिकॉर्ड इसने ब्रेक किया, और ये तकरीबन 4,40,000 किलोमीटर से भी दूर, यानी ये जो बीज है इन्होंने इतना दूर एक सफ़र किया हुआ है। और आर्टिमिस 1 के हवाले से ओरियन स्पेशली जो उसका मॉड्यूल है, वहाँ से जो एक तस्वीर खींची गई वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्या खूबसूरत तस्वीर है चांद की बिल्कुल दूसरी तरफ। और ये जो अब आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है चांद, और चांद के पस मंजर में उभरती हुई ज़मीन, ये आर्टिमिस 1 है। बट आर्टिमिस 1 पे हम बात करते रहेंगे, और ये पूरा मिशन बहुत कमाल मिशन है, इस पर बाद में बात करते रहेंगे। इस वक्त तो बात ये करनी थी कि वो जो 500 बीज थे उनमें से 77 जो हैं, वो जो दरख्त हैं, उनका तो मालूम हो चुका है। और ये जो 1000 बीज हैं, इनको यकीनन ये भी मून ट्रीज हैं, लेकिन इनका ख्याल रखा जाएगा। मेरा ख्याल है इनकी फहरिस्त भी प्रॉपर मुरतब होगी, उनका रिकॉर्ड भी होगा, और हमें मालूम होगा कि ये कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। देखते रहिए खला के उस पार। वेलकम बैक टू स्पेशल प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, और जुम्मे को रोजाना, हर जुम्मे को रोजाना से मुराद ये अब आपको कारवां सराय के हवाले से बताते हैं। कारवां सराय हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब उसमें अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ किस्से, वाकयात, तजर्बात हमसे शेयर करते हैं, और हर इतवार शाम 7:05 पे देखते हैं। इस दफा कारवां सराय में कश्मीर सीरीज का आगाज हो रहा है, उसकी कुछ झलकियां हमारे पास आपको दिखाते हैं। और ये लोग उस वादी को देख के, और उसके इर्द गिर्द ऊंचे पहाड़ है, बर्फपोश पहाड़ है,
वो उसके शहर में मुब्तला हो जाते हैं और पुकार उठते हैं कि गर फिरदौस बर्रुए ज़मीअस हमीअस तो हमीअस तो हमीअस। कश्मीर श्रीनगर में डल लेक के किनारे हमारा एक फार्म था और वहाँ पे फूलों के बीज तैयार किए जाते थे, इसलिए कि बकौल मेरे वालिद साहब कि वहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत काबिल है, वो जरखेज नहीं कहते थे और उनमें एक खूबी ये थी कि वो ज़मीन थोड़ी सी मट्टी लेके सूंघ के बता देते थे कि इसमें कौन कौन सी फसल कामयाब रहेगी। और वो हमेशा कहते थे कि श्रीनगर के इर्द गिर्द जो ज़मीन है वो बहुत काबिल है, ऐसी है कि जो बेरंग गुल हों उनमें भी रंग भर देती है। तो वो हमें कहानी सुनाया करते थे। ये पार्टीशन के ज़ाहिर बाद की बात है और वो खासे बूढ़े हो चुके थे। उनमें से कुछ बीज मैं मुट्ठी में भर के लाया और उस पहाड़ी के मुख्तलिफ हिस्सों में अपने हाथों से खोद खोद के थोड़े थोड़े बीज डाल के मिट्टी को कवर करके भाग दौड़ करके कि मैं इस पूरी जो टीला है इसके ऊपर ये बीज बो दूं। वालिद साहब का कहना है कि हम जम्मू से आगे गए, एक मोड़ हमने मुड़ा है और मैंने क्या देखा है, सामने वो ही छोटी सी पहाड़ी जो है वो फूलों से भरी हुई और सर्द हवा है और वो चल रही है और रंग ही रंग। और जब हम वहाँ पे रुके तो हमने देखा कि वो जो चाय का एक खोखा सा था वो बाकायदा एक बड़े खूबसूरत छोटे से होटल में बदल चुका था। और वो चाय वाले ने बताया, उसे नहीं मालूम था कि ये सारा कारनामा इस नौजवान का है। उसने बताया कि सर यहाँ पे कुदरत की जानिब से पता नहीं कैसे इतने सारे फूल खिलाए और अब लोग इसे फूलों वाली पहाड़ी कहते हैं और दूर दूर से देखने आते हैं। और जब वो देखने आते हैं तो मेरा चाय का जो है काम ये भी चल निकला है। क्या बात है, जबरदस्त जी। इस इतवार की शाम 7:05 पे आप इसको इन डिटेल सुन सकेंगे। तार साहब के जो तजुर्बात है इस हवाले से हमने आपको बताया। शो का वक्त खत्म हो गया, कल और परसों में छुट्टी है, लेकिन आप हमारा बेस्ट ऑफ देख सकते हैं। मंडे को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इंशाल्लाह। हैव अ नाइस वीकेंड।